कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक और वॉइस ओवर से होती है। हमें बताया जाता है कि सेंट ओलाफ नाम के राजा ने धरती से ट्रोल्स का सफाया करने के लिए कोई दया नहीं दिखाई थी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों से ट्रोल्स को खींचा और उन्हें पत्थर बना दिया। ये एक युद्ध नहीं बल्कि कत्लेआम था। सीन शिफ्ट होता है एक छोटी बच्ची नोरा और उसके पिता टोबायस पर। वो एक कैबिन में हैं। पिता उसे पुरानी कहानियां सुना रहे हैं कि कैसे ट्रोल्स का पूरा खानदान खत्म कर दिया गया। छोटी नोरा मासूमियत से पूछती है, किसी ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? पिता समझाते हैं कि उस वक्त इंसानों से बचाने वाला कोई नहीं था। ये सीन हमें बताता है कि नोरा के पिता, जो लोक कथाओं पर यकीन करते हैं, उसे बचपन से ही इन सच्चाइयों से रूबरू करा रहे थे। पर उनकी पत्नी यानी नोरा की मां इन कहानियों को सिर्फ किस्से मानती हैं। सालों बीत चुके हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। नोरा अब बड़ी हो चुकी है और एक सुनसान बर्फीली जगह पर रिसर्च कर रही है। वो पहाड़ों और कुदरत की आवाज सुनने की कोशिश करती है, शायद अपने पिता की तरह। तभी उसके कैबिन में कोई घुसने की कोशिश करता है। नोरा को लगता है कोई घुसपैठिया है और वो अपने हिफाजत के लिए उस पर हमला कर देती है। हाथापाई के बाद पता चलता है कि ये कोई चोर नहीं बल्कि सरकार का आदमी आंद्रियास है। आंद्रियास नोरा का पुराना जानकार लगता है। वो बताता है कि देश पर फिर से एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उसे नोरा की मदद चाहिए। हालांकि नोरा पहले मना कर देती है, लेकिन आंद्रियास उसे कुछ फौजी फाइल्स और रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि मामला बेहद गंभीर है। ये कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नोरा, आंद्रियास और मिलिट्री की एक टीम, जिसमें कैप्टन क्रिस भी शामिल हैं, एक हेलीकॉप्टर में बैठकर एक गुप्त जगह के लिए निकलते हैं। रास्ते में नोरा को एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, यानी वो यहाँ जो भी देखेगी किसी को बता नहीं सकती। हेलीकॉप्टर बर्फीली घाटियों को चीरता हुआ एक पुरानी और विशालकाय बिल्डिंग के पास पहुंचता है। इस जगह का नाम है विमॉर्क। बाहर से ये एक पुराना पावर प्लांट दिखता है, लेकिन असल में ये सरकार की एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। यहाँ उतरते ही नोरा और टीम को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है और वैज्ञानिकों की भागदौड़ लगी है। फैसिलिटी के अंदर जाने पर टीम को पुराने प्रोफेसर और प्रोजेक्ट लीडर मिलते हैं। वो उन्हें एक हॉल में ले जाते हैं जो जमीन के काफी नीचे है, और यहाँ जो नजारा उनके सामने आता है वो उनके होश उड़ा देता है। विशालकाय जंजीरों से जकड़ा हुआ हजारों वोल्ट की यूवी लाइट्स के बीच खड़ा एक असली ट्रोल। जी हां, सरकार ने पिछले ट्रोल हमले के बाद चुपके से एक और ट्रोल को यहां कैद करके रखा हुआ है। वो पत्थर बना हुआ दिखता है, एकदम शांत, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मरा नहीं है बल्कि गहरी नींद में डॉर्मेंट स्टेट में है। उसके सीने के अंदर अभी भी लाल दहकती हुई आग, यानी उसका दिल धड़क रहा है। साइंटिस्ट नोरा को बताते हैं कि ये ट्रोल इंसानों से अलग है। इसका डीएनए किसी जानवर से नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जंगल से मिलता है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगते हैं। जो सिस्टम उसे शांत रखने के लिए बनाया गया था, उसमें हलचल हो रही है। वो विशालकाय जीव जिसे सब पत्थर समझ रहे थे, उसकी आंखें अचानक खुलती हैं। क्या ये ट्रोल अब आजाद होने वाला है? और अगर ये चेन्स टूटी तो विमॉक स्टेशन का क्या हाल होगा? दोस्तों, वहां कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही कयामत आ जाती है। ट्रोल की वो भयानक पीली आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। उसकी नजर में सिर्फ नींद नहीं बल्कि सदियों का गुस्सा भरा था। इससे पहले कि मिलिट्री अपनी मशीन गनों को तैयार कर पाती, उस महान दानव ने अपनी ताकत दिखाई। उसने एक झटके में उन हजारों टन वजनी जंजीरों को ऐसे तोड़ा जैसे वो कच्चे धागे हों। लैब के अंदर हाहाकार मच जाता है। अलार्म चीख रहे हैं, साइंटिस्ट भाग रहे हैं, और ट्रोल अब अपनी पूरी 150 फुट की लंबाई में खड़ा हो जाता है। उसके शरीर से पत्थर झड़ रहे हैं और उसकी हर एक दहाड़ से वेमोर्क फैसिलिटी की दीवारें कांपने लगती हैं। फौजी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, लेकिन वो गोलियां उसके पत्थर जैसे जिस्म से टकराकर मिट्टी में मिल जाती हैं। उसे खरोंच तक नहीं आती। अब वहां मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। ट्रोल अपने विशालकाय हाथों को घुमाता है और लोहे के बड़े बड़े पुल, महंगी मशीनें, सब तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। नोरा, आंद्रियास और कैप्टन क्रिस अपनी जान हथेली पर रखकर एग्जिट की तरफ भागते हैं। उनके ठीक पीछे ट्रोल सब कुछ तहस नहस करता हुआ आ रहा है, और फिर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ वो जमीन को फाड़ता हुआ खुले आसमान के नीचे बर्फीली वादियों में बाहर निकलता है। अब वो आजाद है। एक ऐसा राजा जिसे इंसानों ने सदियों पहले खदेड़ दिया था, आज वो अपनी सल्तनत वापस लेने निकल पड़ा है। उसके गले में लटकी वो टूटी हुई जंजीरें अब उसकी गुलामी नहीं बल्कि उसके इंतकाम की निशानी बन चुकी हैं। वो खुली हवा में गहरी सांस लेता है और एक खास दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
जैसे ही ये दैत्य बाहर आता है पूरी दुनिया हिल जाती है। अब ये कोई गुप्त मिशन नहीं रहा। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह बस एक ही वीडियो चल रहा है, नॉर्वे पर एक मॉन्स्टर का हमला। लोग खौफ में हैं, सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। इमरजेंसी मीटिंग्स में सन्नाटा है क्योंकि टैंक और मिसाइलें इस पर बेअसर साबित हो रही हैं। लेकिन नोरा एक पैटर्न देख रही है। ट्रोल के कदमों के निशान देखकर उसे समझ आता है कि ये जानवर पागल होकर नहीं भटक रहा, इसका एक मकसद है। ये सीधा ट्रॉनहाइम शहर की तरफ बढ़ रहा है। नोरा सरकार को समझाने की कोशिश करती है कि हजारों साल पहले वो जगह ट्रोल्स का घर, उनका सिंहासन हुआ करती थी। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं बल्कि एक घर वापसी है। लेकिन डरी हुई सरकार और फौजी जनरल्स को बस एक ही चीज दिखाई देती है, एक दुश्मन जिसे किसी भी कीमत पर मिटाना है। और इसी डर में मिलिट्री एक आखिरी दांव खेलती है, ऑपरेशन सनलाइट। पौराणिक कथाओं में कहा गया था कि ट्रोल सूरज की रोशनी से पत्थर बनकर मर जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में सूरज कहां से लाएं? इसका जवाब था आधुनिक विज्ञान। फौज अपने सबसे खास हथियार को बाहर निकालती है, विशालकाय अल्ट्रा वायलेट बैटल हेलीकॉप्टर्स। ये उड़ती हुई मशीनें नहीं बल्कि रात के अंधेरे में एक नकली सूरज लाने वाली थीं, जिनमें हजारों वॉट की अल्ट्रा वायलेट लाइट्स लगी हैं। नोरा जानती है कि उसे उकसाना भारी पड़ेगा, लेकिन फौज हमले के लिए निकल चुकी है। ट्रॉनहाइम के बाहर बर्फीले मैदान में रात के सन्नाटे को चीरती हुई हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंजती है। ट्रोल सामने खड़ा है। फायर का ऑर्डर मिलता है और अचानक आसमान जगमगा उठता है। चारों तरफ से उस पर तेज यूवी लाइट्स दागी जाती हैं। पहले तो लगा कि इंसानों का प्लान काम कर गया। रोशनी पड़ते ही ट्रोल दर्द से बिलबिला उठा। उसकी खाल से धुआं निकलने लगा, मानो वो जल रहा हो। जनरल और फौजी खुश थे, उन्हें लगा जीत उनकी है, लेकिन वो भूल गए कि एक घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। दर्द ने ट्रोल के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने अचानक वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने एक लंबी छलांग लगाई और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को हवा में ही दबोच लिया। एक खिलौने की तरह उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी हेलीकॉप्टर्स जो उसे डराने आए थे, वो अब जलता हुआ मलबा बन चुके थे। जो रोशनी उसे मारने आई थी, अब वो उसी आग की लपटों के बीच खड़ा होकर दहाड़ रहा था। विज्ञान हार चुका था, आधुनिक हथियार फेल हो चुके थे, और अब ट्रोल के सामने सिर्फ निहत्था शहर बचा था। दोस्तों, बाहर दुनिया तबाही के कगार पर थी, लेकिन असली खौफ तो जमीन के नीचे इंतजार कर रहा था। नोरा, क्रिस और टीम उस अंधेरी गुफा में उतरते हैं जहां 3 साल पहले खोजबीन हुई थी, पर कुछ नहीं मिला था। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। नोरा कहती है, ये शिकारियों का कुआं है, मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। कहानियों के मुताबिक यहाँ ट्रोल राजा के बच्चे को कैद करके मार डाला गया था ताकि राजा को काबू में किया जा सके। दीवारों पर ईसाई धर्म के निशान, वो क्रॉस बनाए गए थे ताकि शैतानी ताकतों को रोका जा सके। लेकिन तभी नोरा को एक भयानक बात का एहसास होता है। वो कहती है, ट्रोल के बच्चे की लाश कभी नहीं मिली, क्योंकि वो लाश कहीं गई ही नहीं। हम उसी के अंदर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस चट्टान को वो छू रहे थे, वो पत्थर नहीं, वो एक सोए हुए ट्रोल की चमड़ी थी। और तभी कुदरत अपना खेल खेलती है। सीन कट होता है उस बर्फीली वादी में जहां एक बेखबर बूढ़ा आदमी अपने घर की नेम प्लेट लगा रहा है। उसकी बीवी फोन पर वॉलपेपर की बातें कर रही है, कुत्ता भौंक रहा है, सब कुछ शांत है। लेकिन अगले ही पल पीछे खड़ा वो विशाल पहाड़ हिलने लगता है। वो पहाड़ नहीं था, वो वही ट्रोल था जो सदियों की नींद से जाग उठा है। वो बूढ़ा फोन पर है, उसे खबर भी नहीं कि उसके पीछे साक्षात मौत खड़ी है। ट्रोल का एक कदम पड़ता है और धड़ाम, पूरा घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वो खौफनाक मंजर देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो चलता फिरता पहाड़ है। वापस गुफा के अंदर टीम की सांसें थम चुकी हैं। ऊपर अंधेरे में एक विशाल पीली आंख खुलती है। वो जाग चुका है। क्रिस बंदूक तानता है, लेकिन नोरा चिल्लाती है, हिलना मत, गोली मत चलाना। नोरा जानती है कि ये जानवर डर और गुस्से को महसूस करता है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ती है, अपना हाथ उठाती है। वो उसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुदरत बुलाती है, नेचर। वो ट्रोल जो अभी सबको कुचल सकता था, वो झुकता है, नोरा को सूंघता है। एक पल के लिए लगा कि शायद इंसान और जानवर के बीच समझौता हो जाएगा। उसकी सांसों की गर्म हवा को टीम महसूस कर सकती थी, लेकिन तभी किसी की एक गलती, एक छोटी सी हरकत और शांति का ये माहौल तूफान में बदल जाता है। भागो, सिर्फ एक शब्द, भागो। ट्रोल अब गुस्से में पागल हो चुका है।
पूरी टीम बर्फ के मैदान में अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ती है। पीछे से वो दैत्य आ रहा है, उसके कदमों से पूरी घाटी कांप रही है। बाहर का नज़ारा और भी भयानक है। ऐसा लगता है जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। बर्फ के तूफान के बीच वो विशालकाय साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। हेलीकॉप्टर के रोटर घूम रहे हैं। पायलट चीख रहा है, जल्दी करो। वो जैसे तैसे अंदर कूदते हैं। हेलीकॉप्टर हवा में उठता है, लेकिन ट्रोल का हाथ वो बस कुछ इंच से चूक जाता है। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो उस हेलीकॉप्टर का कचूमर बन जाता। वो शीशे के बाहर से अपनी खौफनाक आंखों से उन्हें घूरता है और एक ऐसी दहाड़ मारता है जिससे आसमान भी हिल जाए। बाल बाल बचकर जब ये लोग सांस लेते हैं तो नोरा रुकती नहीं है। वो अपने नोट्स पलटती है। ट्रोल पागलों की तरह नहीं भाग रहा, वो एक खास रास्ते पर है। वो निदारोस प्रेटेड्रल जा रहा है, ट्रॉनहाइम शहर की तरफ। टीम ट्रॉनहाइम पहुंचती है। वहां उन्हें एस्थर मिलती है, जो नोरा के पिता को जानती थी। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एस्थर बताती है कि सेंट ओलाफ, वो राजा जिसने नॉर्वे में ईसाई धर्म फैलाया था, उसने ही ट्रोल्स का खात्मा किया था। और शायद उस ट्रोल के गुस्से का राज या उसे रोकने का तरीका इसी चर्च के नीचे दफन है। वो चर्च के तहखानों, क्रिप्ट्स में घुसते हैं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स हैं जिनमें इंसान और ट्रोल की जंग बनी है। सवाल यह है कि क्या सेंट ओलाफ ने ट्रोल राजा के साथ कुछ ऐसा किया था जिसका बदला लेने ये दैत्य आज वापस आया है, या फिर उसकी कोई चीज यहां छुपाई गई है? दोस्तों, जवाब बस कुछ ही पलों में सामने आने वाला है, क्योंकि ट्रोल शहर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां इतिहास और हकीकत का सामना होने वाला था। नोरा और उसकी टीम उसी गुफा में मौजूद थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। एंड्रियास दीवार पर बने उस पुराने चित्र को छूता है और तभी दीवार का प्लास्टर झड़ जाता है और उसके पीछे जो सच छुपा था वो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक था। चित्र में राजा ओलाफ बने थे और उनके शरीर पर लाल निशान थे। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, ये उनके जख्म हैं, लेकिन ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये एक नक्शा था। नोरा समझ जाती है। वो भाला उठाती है और ठीक उन्हीं जगहों पर वार करती है जहां चित्र में निशान थे, जांग, पेट और आखिर में गर्दन। जैसे ही भाला गर्दन वाले हिस्से में जाता है, एक गुप्त दरवाजा खुलता है। ये रास्ता हमें सीधे उस सच की तरफ ले जाने वाला था जिसे सदियों से चर्च ने दबा कर रखा था। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। एक पत्थर का ताबूत और उसमें ओलाफ का कंकाल। उसके हाथ में एक चांदी की तलवार थी। एंड्रियास को लगा शायद चांदी ही वो हथियार है जिससे ट्रोल मरेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ खेल कुछ और था। उन्हें वहां एक पुराना दस्तावेज मिलता है। जब इस दस्तावेज को पढ़ा गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हम अब तक सोच रहे थे कि ट्रोल्स राक्षस हैं और राजा ने उन्हें मारकर देश को बचाया था, लेकिन सच ये था कि उस दस्तावेज में लिखा था, हम ट्रोल्स को नहीं निकालेंगे, हम उन्हें अपना घर देंगे। जी हाँ, राजा ने ट्रोल से वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें धोखा देकर मार दिया गया। और जो ट्रोल आज शहर की तरफ बढ़ रहा है, वो बुरा ट्रोल सिर्फ तबाही मचाने नहीं आया है, वो अपने साथ हुए उस विश्वासघात का बदला लेने आया है। उसकी नफरत पूरी इंसानियत से है। उधर बाहर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर थी, वो विशालकाय राक्षस ट्रॉनहाइम शहर की तरफ बढ़ रहा है। सरकार शहर खाली करवा रही थी, सेना अपने टैंक और मिसाइलें तैयार कर रही थी, लेकिन हम जानते थे कि इन लोहे के खिलौनों से उस पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, माहौल में सिर्फ डर था। लेकिन सवाल यह था कि अगर फौज उसे नहीं रोक सकती तो उसे रोकेगा कौन? क्या हमारे पास कोई ऐसा हथियार है जो विज्ञान से परे हो? तभी नोरा को एक बात याद आती है, अगर वो ट्रोल बुराई और नफरत से बना है तो उसे सिर्फ पवित्रता ही मार सकती है। और इस चर्च के ठीक नीचे ओलाफ का पवित्र कुआं है, पवित्र पानी, होली वाटर। यही वो हथियार था जिससे ट्रोल को जलाया जा सकता था। यूवी लाइट नहीं, बल्कि ये पानी उसका काल बनेगा। टीम तुरंत काम पर लग जाती है। बाल्टियां भरी जाती हैं, बड़े बड़े ड्रमों में वो पानी भरा जा रहा है, यहां तक कि उनकी बंदूकों की गोलियों में भी वो पानी डाला जा रहा था। इसी बीच एक दिल तोड़ने वाला पल आता है। एंड्रियास अपने परिवार को फोन करता है। वो जानता है कि शायद ये उसकी आखिरी रात होगी। वो वादा करता है कि वो हीरो नहीं बनेगा, बस जिंदा वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर
वो घड़ी आ गई। शहर के पुल पर एक भयानक परछाई दिखाई देती है। वो बुरा ट्रोल आ चुका था। लेकिन तभी पानी से एक और विशालकाय आकृति बाहर आती है। ये था वो अच्छा ट्रोल। शायद ये वही था जिसे नोरा ने गुफा में कुदरत कहा था। वो इंसानियत को बचाने के लिए उस शैतान से भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। घूंसे, लात और दहाड़े। ऐसा लग रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। लेकिन अफसोस, बुरा ट्रोल आकार में बड़ा था और गुस्से से भरा हुआ था। उसने अच्छे ट्रोल को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। हमारा रक्षक हार रहा था। उसे तड़पता देख नोरा की टीम समझ गई कि अब उन्हें दखल देना ही होगा। अब बारी थी उनके वाटर प्लान की। कैप्टन होल्म चिल्लाते हैं, फायर! हजारों गोलियां जिनमें पवित्र पानी भरा था उस बुरे ट्रोल पर बरसने लगती हैं और ये काम कर गया। जैसे ही पानी उसकी चमड़ी को छूता, वो तेजाब की तरह जलने लगता। वो दर्द से चीख रहा था। उसकी आग और गुस्से को ये पानी ठंडा कर रहा था। सेना ने बड़े बड़े पानी के कैनन खोल दिए। ट्रोल पीछे हटने लगा कि जीत पक्की है। लेकिन ये जानवर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पुल को ही तोड़ दिया और फिर से खड़ा हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक आखिरी चाल बची थी, ऑपरेशन हेलीकॉप्टर। प्लान ये था कि हेलीकॉप्टर से पवित्र पानी का एक विशाल टैंक ट्रोल के मुंह में गिराया जाए और उसे अंदर से खत्म कर दिया जाए। एंड्रियाज और नोरा हेलीकॉप्टर में थे। वो ट्रोल के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। ट्रोल उन्हें पकड़ने के लिए हाथ मार रहा था और तभी एक भयानक गलती होती है। हेलीकॉप्टर के हिलने से बम का डेटोनेटर नीचे गिर जाता है। अब बम को रिमोट से नहीं फोड़ा जा सकता था, उसे हाथ से फोड़ना था और इसका मतलब था मौत। एंड्रियाज नोरा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक फैसला था। वो मुस्कुराता है और कहता है, छोटू से कहना उसका पापा सुपरमैन है। इससे पहले कि नोरा उसे रोक पाती, एंड्रियाज उस पानी के टैंक के साथ कूद जाता है, सीधे मौत के मुंह में। ट्रोल अपना विशाल मुंह खोलता है उसे खाने के लिए और एंड्रियाज पैंक समेत उसके हलक में चला जाता है। अगले ही पल धड़ाम, ट्रोल के पेट के अंदर वो पवित्र पानी का टैंक फट जाता है। पानी उसके शरीर के हर हिस्से में फैल जाता है। अंदर से जलता हुआ वो दैत्य लड़खड़ाता है। उसकी आंखों की वो शैतानी चमक बुझ जाती है और वो विशालकाय पहाड़ जमीन पर गिर जाता है। एंड्रियाज ने अपना वादा तोड़ा। वो हीरो बन गया। उसकी कुर्बानी ने पूरे शहर को बचा लिया। वो बुरा साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। धूल बैठने के बाद मलबे के बीच एक हलचल होती है। नहीं, वो बुरा ट्रोल नहीं था, वो अच्छा ट्रोल था। वो जख्मी था, थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। वो धीरे से खड़ा होता है और नोरा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक आभार था, मानो वो कह रहा हो कि इंसान और ट्रोल शायद दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन दुश्मन होना भी जरूरी नहीं है। वो मुड़ता है और शहर की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए अपनी दुनिया, उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ वापस चला जाता है। नोरा की आंखों में आंसू थे एंड्रियास के लिए, लेकिन दिल में एक तसल्ली थी। बुराई का अंत हुआ और अच्छाई, वो आज भी कहीं उन पहाड़ों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुर्बानी, बदले और पवित्रता की जीत की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।